करेंसी सिस्टम आपके बहुत आगे जाके आएगा उत्तर वैदिक काल में, और वो भी सबसे पहले आपके करेंसी सिस्टम का ओरिजिन किंग नहीं करेगा, ये तो व्यापारी करेंगे अपनी सुविधा के लिए। ये पंच्ड मार्क कॉइन चलाएंगे अपने नाम के लिखे हुए। करेंसी का ओरिजिन कभी भी राजा ने नहीं किया था। किसी भी चीज का ओरिजिन वो वर्ग करता है जिसकी उसे जरूरत हो। करेंसी की जरूरत राजा से ज्यादा व्यापारियों को थी। राजा का तो काम सोने चांदी से चल जाएगा, सोना चांदी आ चुका था यहाँ, ठीक। लेकिन अब हर व्यक्ति पे सोना तो होता नहीं है, अब उसे गेहूं दाल चावल खरीदना है तो सोना लेके तो जाएगा नहीं, वस्तु विनिमय से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ करेंसी का ओरिजिन किया था व्यापारियों ने, फिर राजाओं ने तो उसको आश्रय दिया। फिर आपको ये हुआ कि पहले व्यापारियों के सिक्के चलते थे, फिर वो राजा के सिक्के चलने लगे। एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे ये लेटर वैदिक के बाद महाजनपद से आपके आते हैं। बेसिकली तो एंशिएंट से ही बहुत कम आते हैं। एंशिएंट में क्वेश्चन आपके सामान्यतः बनता है सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से, सामान्यतः क्वेश्चन। एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी आपके आर्ट एंड कल्चर है साथ साथ देखते चलेंगे हम, वहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं मेंस में। और मेंस में क्वेश्चन आने के कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है, जैसे कि आपके मौर्य और गुप्त आर्ट एंड कल्चर, इस फेज के जितने भी आर्ट एंड कल्चर हैं। इसके अलावा जब आप आओगे गुप्त काल के बाद में, ठीक है, तो उस समय के आपके मंदिर, चित्रकला, पेंटिंग, ठीक, स्थापत्य कला, बस यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी के कौन राजा कहाँ का राजा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब प्रीलिम्स में बनते हैं सारे क्वेश्चंस। एंड कल्चर, अब आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि किस समय कौन सी इमारत बनी, कौन सा मंदिर बना, ठीक है, कौन सी पेंटिंग बनी, तो ये सब चीजें कब होंगी, जब व्यक्ति के पास सरप्लस पैसा होगा। और राजा के पास सरप्लस पैसा कब हुआ, महाजनपद फेज में आके। इससे पहले राजा के पास सरप्लस पैसा था ही कब, ये तो कबीले हैं। उत्तर वैदिक में थोड़ा बहुत आपके काम चलेगा, लेकिन जब महाजनपद बनेंगे तो इनके पास टैक्स की इतनी ज्यादा मात्रा आएगी, सिर्फ टैक्स नहीं, ये एग्रीकल्चर टैक्स आ रहा है, महाजनपद के आते आते तक कमर्शियल टैक्स आएगा, क्योंकि विभिन्न विभिन्न वस्तुएं बनेंगी, व्यापारियों से कर आएगा, तो वो सरप्लस मनी हो जाएगी आपके। और हमेशा जितने भी आपके आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, मंदिर, ये वो, ये सब तब होते हैं जब राजा पे एक्स्ट्रा पैसा हो, ठीक। अब शाहजहां पे नहीं होता इतना पैसा, तो कैसे ताजमहल बनाता है, ठीक। अब नेक्स्ट तो एरा या वैदिक एरा। अब इस समय का अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक व्यवस्था देखें तो ये व्यवस्था आपके क्या है, एक ट्राइबल सोसाइटी यानी कि जनजातीय व्यवस्था थी, ठीक है। कैसा समाज था आपके, जनजातीय समाज, एक कबीलाई समाज था, जहां 30, 50, 100 लोगों के सामूहिक परिवार के रूप में ये लोग रहते थे। इसके बाद में नेक्स्ट इनका जो प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो था आपके क्या, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। नेक्स्ट आगे समझना इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, द्वितीयक व्यवसाय था क्या आपके, एग्रीकल्चर। अब जब आप लेटर वैदिक एरा में आओगे बदल जाएगा, उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय हो जाएगा कृषि और द्वितीयक हो जाएगा पशुपालन। अभी तक यहां देखना, ये ट्राइबल सोसाइटी आपके क्यों है, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है अभी इनके पास में, परमानेंट रेजिडेंस होगा उत्तर वैदिक काल में। कब होगा, जब एग्रीकल्चर पे फोकस होगा, ठीक है। तो ट्राइबल का मतलब ही होता है घूमने वाले, ट्राइबल का मतलब जो कबीला आपके क्या हो, घूमते रहता हो, ठीक है। अब यहां अगर हम आगे आए, इस समय वाल्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली आपके मौजूद थी, करेंसी सिस्टम का ओरिजिन नहीं हुआ था, आयरन का यूज अभी नहीं हुआ, काल में आपके आयरन का यूज होगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, तो ये देखा हमने ऋग्वैदिक एरा सत्तात्मक समाज था, पिता के नाम से परिवार की पहचान होती थी, ठीक है। अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें तो सबसे बेसिक यूनिट है आपके समाज की कौन सी, फैमिली। फैमिली को हम क्या कहते थे, कुल, ठीक है। फिर आगे समझना आपके कुल से मिलके बनता था क्या, ग्राम, क्या बनता था, ग्राम। फिर ग्राम से आपके आगे चल के बनता था क्या, विस। फिर विस से मिलके बनता था जन, और जन से आपके आगे चल के राष्ट्र, ठीक है। तो एक तरीके से देखें तो गांव, तहसील, जिला, राज्य, ये सिस्टमैटिक डेवलपमेंट था उस समय का। अब नेक्स्ट आगे समझना कि यहां आपके ये जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी, ये कार्य के आधार पर, ठीक। एक किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर उसके वर्ण का आपके क्या किया जाता था, निर्धारण किया जाता था। जो रक्षा का कार्य करते थे वो क्षत्रिय, जो इंटेलेक्चुअल विद्वान वर्ग करते थे, या पूजा पाठ यज्ञ वगैरह, ये ब्राह्मण। इसके अलावा जो आपके बिजनेस वगैरह करते थे वैश्य, और जो आपके लेबर टाइप के लोग थे वो शूद्र। यहाँ एक बार कई लोगों को आपके एक डाउट बनता है कि समाज आपके पितृ सत्तात्मक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ लैंगिक विषमता नहीं थी। लैंगिक विषमता का मतलब है आपके अधिकार से वंचित रखना। किससे रखना, अधिकार से वंचित रखना, ठीक है। महिलाओं को वो सभी अधिकार यहाँ प्राप्त थे जो पुरुषों को प्राप्त है। और पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है सिर्फ परिवार की पहचान, सिर्फ किससे होता है, परिवार की पहचान, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक का मतलब क्या है, जो आपके पीछे सरनेम लग रहा है वो उसका लग रहा है,
तो पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक समाज का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वहां लैंगिक विषमता है, वो सिर्फ पहचान के लिए है। लैंगिक विषमता का मतलब है कि पुरुष को शिक्षा मिल रही है, महिला को नहीं मिल रही। लैंगिक विषमता का मतलब है पुरुष को प्रॉपर्टी मिल रही है, महिला को नहीं मिल रही। ठीक है, ये अर्थ होता है। अब नेक्स्ट आगे समझना, तो यहां आपके इस समाज में महिलाओं की या ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो आपके सम्मानपूर्ण थी, और यहां जेंडर इनइक्वालिटी आपके नहीं थी, जेंडर इनइक्वालिटी को भी शिक्षा लेने का अधिकार था। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना कि इस समय की आपके ये जो विदुषी महिलाएं हैं, इस समय की आपकी ये जो विदुषी महिलाएं मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं, तो पढ़ी लिखी महिलाओं में आपके अपाला, घोषा, लोक मिद्रा, ये इस समय की आपकी प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। अब नेक्स्ट इसमें आगे नेक्स्ट नियोग प्रथा आपके समझ लें। अब नियोग प्रथा क्या है कि मान लिया कि कोई महिला का पति मर गया, ठीक है, तो उस महिला की मर्जी से, नियोग प्रथा मर्जी से होती थी, अगर वो महिला बच्चे पैदा करना चाहती है तो वो अपने देवर या अपने जेठ के माध्यम से बच्चे पैदा कर सकती है। ये प्रथा आपके कहलाती थी नियोग प्रथा। ठीक, इसका सबसे बड़ा अगर हम एग्जांपल देखें तो महाभारत में आपके जो पांडु थे और धृतराष्ट्र थे, ये नियोग प्रथा के द्वारा आपके हुए थे, क्योंकि इन दोनों के तो आपके जो फादर थे वो खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट निष्ठ थे जो ये पूजा करते थे। पूजा ये कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, पूजा करने के पीछे इनका ये होता था कि अगर ये पूजा करेंगे तो इन्हें ज्यादा गाय मिलेंगी, ज्यादा संपत्ति मिलेंगी, ज्यादा वैभव ऐश्वर्य मिलेगा। ये था इनका पूजा करने का उद्देश्य। भौतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि का मतलब आपके इनकी गायों की संख्या बढ़ जाएगी अगर ये पूजा करेंगे, तो ऐसा इनका मानना था। ठीक है, ज्यादा धन आएगा आपके, ज्यादा जमीन आएगी, ये सब आपके किए था। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, बहुदेववाद प्रचलित था, यानी मल्टीथीस्ट। ठीक है, वही है सेम। इसके बाद में नेक्स्ट इस समय के प्रमुख देवता की बात करें तो इंद्र इस समय के प्रमुख देवता थे। इंद्र को कहते हैं फोर्ट ब्रेकर, किलों को ध्वस्त करने वाला, पुरंदर, किलों को जीतने वाला। 250 बार वर्णन है आपका इंद्र का। ठीक, ऋग्वेद में। अग्नि दूसरे प्रमुख देवता है। अग्नि को हम मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ मानते हैं, यानी कि हवन में हम जो भी सामग्री डालते हैं ऐसा माना जाता है ये सीधा कहां जाती है, देवताओं तक। ठीक है, इसके बाद में वरुण आपके ये जल के देवता है, तीसरे प्रमुख देवता है, इनका 30 बार आपके वर्णन था। पूषण पशुओं के देवता हैं और ऊषा आपके सुबह की देवी हैं। कर्मकांड और आडंबर, कर्मकांड और आडंबर का मतलब ये है कि भगवान के सामने 56 भोग चढ़ाओगे आप, 1.25 किलो का आप प्रसाद चढ़ाओगे तो ही भगवान मानेंगे, होते हैं कर्मकांड और आडंबर। ठीक है, मृत्यु भोज, जन्म भोज, ये तमाम प्रकार के भोज आपके होते हैं, ये इस समय मौजूद नहीं थे आपके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, मूर्ति पूजा विद्यमान नहीं थी। सरस्वती आपके ऋग्वेद काल की पवित्र नदी थी। सिंधु प्रमुख नदी थी, और ऋग्वेद में गंगा रिवर का 1 बार और यमुना रिवर का आपके 3 बार वर्णन किया गया था। तो इसके साथ ही